हम लोगों ने वैसे भी इसके पिछली क्लासेस में अधिशोषण को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखा है, लेकिन अभी बात आती है कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। तो भैया अगर हम अधिशोषण के प्रकार पढ़ें या टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन को पढ़ें तो एड्जॉर्प्शन दो प्रकार का होता है या दो टाइप का होता है। पहला भौतिक अधिशोषण। अच्छा, भौतिक अधिशोषण को ही एक और नाम से जानते हैं वांडर वाल्स अधिशोषण। तो अगर आपसे भौतिक अधिशोषण कहता है या वांडर वाल्स अधिशोषण कहता है, दोनों एक ही बातें हैं। और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण या आप इसको रसोवशोषण भी कह सकते हो। अंग्रेजी में अगर देखें इसको तो केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये बात तो पहले से स्पष्ट हो गई कि भैया अधिशोषण होता है दो प्रकार का है, पहला भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक। अच्छा, नाम सब पूरे का लिखा दिए जाते हैं, जैसे कभी सभी भौतिक अधिशोषण था तो इसके अलावा आपने ये दूसरा वाला क्यों लिखाया? क्योंकि बेटा कभी कभी एग्जाम में आपसे वांडर वाल्स अधिशोषण पूछ लेता है और आप तैयार करके बैठे होते हो भौतिक अधिशोषण को, और फिर उस क्षण आप इस बात को पहचान ही नहीं पाते हो आपको कौन सा अधिशोषण बताना था। तो इस बात को पहचानने के लिए कि किस प्रकार का अधिशोषण आपको पढ़ना है, भैया हम लोगों ने पूरे के पूरे नाम लिख रखे हैं भौतिक अधिशोषण के भी जितने प्रकार के होते हैं और रासायनिक अधिशोषण के भी। सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक अधिशोषण क्या होता है। अच्छा, भौतिक अधिशोषण में आपने पढ़ा अधिशोषण क्या प्रक्रिया थी? हमारे पास एक होता था अधिशोषक और दूसरा पदार्थ होता था अधिशोष्य। अधिशोष्य के छोटे छोटे कण अधिशोषक की सतह पर क्या हो जाते थे? चिपक जाते थे। और आपको याद होगा मैंने इस बात को ही बताया था कि अधिशोष्य के छोटे छोटे कण जब अधिशोषक की सतह पर चिपकते हैं, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच एक बॉन्ड बनकर तैयार होता है। जानते हो, अगर अधिशोष्य के कण और अधिशोषक के कण के बीच में बनने वाला बॉन्ड वांडर वाल्स फोर्स हुआ तो बेटा फिर अधिशोषण कौन सा होता है? भौतिक। अगर अधिशोष्य के अणुओं और अधिशोषक की सतह के मध्य बनने वाला आबंध कोई केमिकल बॉन्ड हुआ, कोई रासायनिक बंध हुआ, तो फिर अधिशोषण का प्रकार कौन सा होता है? रासायनिक अधिशोषण। तो भैया सबसे पहले इसकी परिभाषा और फिर इससे रिलेटेड कुछ विशिष्ट प्रकार के गुण हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो भौतिक अधिशोषण को पढ़ेंगे। तो हम एक काम करते हैं, लिखते भी जाते हैं और फिर समझते भी जाते हैं साथ में। क्या कहता है? वह अधिशोषण, या ऐसा लिख सकते थे कि एक ऐसा अधिशोषण, या आप लिख सकते थे वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य वांडर वाल्स आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस घटना को भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। एक तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, क्योंकि अधिशोष्य के अणुओं और अधिशोषक की सतह के मध्य वांडर वाल्स फोर्स लग रहा है, वांडर वाल्स बल कार्य कर रहा है, वांडर वाल्स बंध बन रहा है। इसलिए हम इस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एड्जॉर्प्शन या वांडर वाल्स अधिशोषण के नाम से जानेंगे। कोई पूछ लेता है कि कम से कम एक दो एग्जाम्पल बता देते जिससे हम इस बात को जान जाएं कि नहीं ये घटना तो भौतिक अधिशोषण ही है। तो भैया देखो कुछ घटनाएं मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल लिखना। भौतिक अधिशोषण की अगर घटना को मैं पढ़ूं तो देखो मेरे पास फर्स्ट नंबर है, पहला है
लोहे की सतह पर पेंट करना। अगर आप लोहे की सतह को पेंट कर देते हो या लोहे के टुकड़े को पेंट कर देते हो तो जानते हो लोहे के टुकड़े और पेंट के कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वह आकर्षण बल है वांडर वाल्स फोर्स या वांडर वाल्स बंध। तो एक एग्जाम्पल तो इसको तैयार रखोगे, देखो कलई का दीवार की सतह पर चिपक जाना, दीवार की सतह पर चिपक जाना, ये भी बेटा एक भौतिक अधिशोषण ही है। कलई का मतलब जानते हो ना, चूने की पुताई दिवाली के टाइम पे दीवारों पे की जाती है और आप जैसे चूने की पुताई दीवारों पर करते हो चूने के छोटे छोटे कण दीवार की सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस दौरान चूने के कण और दीवार के बीच जो भी आकर्षण बल लग रहा है वो आकर्षण बल है वांडर वाल्स फोर्स, वांडर वाल्स बॉन्ड। क्योंकि ये बॉन्ड वांडर वाल्स फोर्स है इसलिए हम इसको भौतिक अधिशोषण की ही श्रेणी में डालेंगे। अच्छा एक एग्जाम्पल मेरे पास और है, ऐसा कर लेते हैं कि तीसरा एग्जाम्पल भी देखो यहां लिख लेते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल तो मैं बहुत दूर नहीं ले जाके हम लोग अपने ही कामों का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो श्यामपट्ट जानते हो ना क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, ये वैसे ग्रीन बोर्ड है। ठीक है। अब हरित बोर्ड की सतह पर चौक के कणों का चिपक जाना, चौक के कणों का चिपक जाना, बेटा ये भी अधिशोषण की श्रेणी में आता है। तो इसका मतलब जब मैं इस हरित बोर्ड पर लिख रहा हूं चौक से, तो चौक के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इस बोर्ड की सतह पर क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। अच्छा बोर्ड की सतह पर चिपक रहे हैं तो इस चौक के कण और बोर्ड की सतह के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है या जो बॉन्ड बनकर तैयार हो रहा, आप आकर्षण बल भी कह सकते हो और बॉन्ड भी कह सकते हो। जो भी बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कौन सा है, वांडर वाल्स बंध है। तो समझ पा रहे हो। अच्छा एक चीज है, मैं क्या सोचता हूं थोड़ा सा एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। क्या चौक का कण बोर्ड से हट गया? हाँ कुछ मात्रा में तो मैंने हटा दिया, देखो और भी हटा देते हैं। क्या तुम लोगों को लगता है ये वांडर वाल्स फोर्स स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? हाँ ध्यान रखना। अच्छा स्ट्रांग होता तो क्या आसानी से हटता? फिर तो आसानी से हटने वाला था ही नहीं है। तो इसका मतलब तो आपने एग्जाम्पल लिख लिए। अब थोड़ा सा और ध्यान रखने वाली बात है, अब हम लोग लिखेंगे लक्षण। या जिसको बोलते हैं नेचर, अर्थात ऐसा भी बोला जा सकता है कि भौतिक अधिशोषण के लक्षण, या आप केवल लक्षण भी डाल देते तो भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मुझे ऐसे याद लिख सकते थे लक्षण। तो मैं सबसे पहले लक्षण में देखो कई लक्षण लिखेंगे। पहला लक्षण ए नाम नंबर डाल के मैं लिख देता हूं और इन लक्षणों को पढ़ लेना भैया। अविशिष्ट प्रकृति, अविशिष्ट प्रकृति, बेटा अविशिष्ट प्रकृति को कहते हैं नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर कह दो या बेटा नेचर कह दो, बात एक ही है लगभग। अच्छा अविशिष्ट प्रकृति का मतलब देखो मैं क्या बताऊं, अविशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या होता है। अविशिष्ट प्रकृति का मतलब होता है या नॉन स्पेसिफिक नेचर का मतलब होता है कोई भी पदार्थ किसी भी ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ की सतह पर क्या हो सकता है, चिपक सकता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड अगर ये बना दिया जाए
तो इसमें केवल चौक के कण ही चिपकेंगे। सोचो, अगर बोर्ड की सतह पर केवल और केवल चाक का कण चिपकता और दूसरे कोई कण ना चिपकते, तो मैं कह देता कि भैया इसके लिए तो विशिष्ट प्रकृति चाहिए, चौक में वो विशिष्ट प्रकृति पाई जाती है, इसलिए मैं चौक के कणों को बोर्ड पे चिपका सकता हूं, मैं अदर कणों को बोर्ड पर चिपका नहीं सकता। लेकिन मैं अगर मेरे पास अगर मार्कर है, मैं मार्कर से भी चाहूंगा तो इस पे लिख दूंगा, मतलब चौक भी इसकी सतह पर शोषित हो सकती है, मार्कर भी इसकी सतह पर शोषित हो सकता है। अगर मैं इस पे पानी डाल दूंगा तो पानी भी इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो पानी भी इसकी सतह पर क्या हो सकता है, अधिशोषित। मतलब भौतिक अधिशोषण के लिए यह जरूरी नहीं है कोई भी पदार्थ किसी पदार्थ की सतह पर क्या हो सकता है, चिपक सकता है। पदार्थों की निश्चित प्रवृत्ति बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अविशिष्ट प्रकृति का मतलब होता है कोई भी अधिशोष से पदार्थ का कण किसी भी अधिशोषक की सतह पर क्या हो सकता है, चिपक सकता है, चाहे जो अधिशोष से हो चाहे जो अधिशोषक हो, भौतिक अधिशोषण आसानी से हो सकता है। तो मैं देखो इसको लिखूंगा कैसे, अर्थात ऐसा लिख लेते हैं, अर्थात किसी भी अधिशोष के कण, किसी भी अधिशोष्य के कण किसी भी अधिशोषक की सतह पर, किसी भी अधिशोषक की सतह पर, किसी भी अधिशोषक की सतह पर, चाहे लिख दो अवशोषित हो सकते, अधिशोषित हो सकते हैं, और चाहे लिख दो चिपक सकते हैं, चाहे लिख दो समकेंद्रित हो सकते हैं। तो चलो मैं इस बार समकेंद्रित होता है लिख देता हूं, समकेंद्रित देखो इसका मतलब मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, वैसे तो मैंने बता ही रखा लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट करना चाहूंगा। अगर ये बोर्ड अधिशोषक है तो भौतिक अधिशोषण को कंप्लीट करने के लिए आप चाहे जिस अधिशोष से पदार्थ के कणों को इस पे डाल कर इस पे क्या कर सकते हो, चिपका सकते। आप मिट्टी के भी पार्टिकल हो और मिट्टी के भी पार्टिकल से कुछ लिख दोगे तो इसमें लिख जाएगा। आपके पास चाक का पार्टिकल है, चाक के पार्टिकल से लिख सकते हो। आपके पास चूने का पार्टिकल है, चूने के पार्टिकल से लिख सकते हो। आपके पास इंक है, इंक के पार्टिकल से लिख सकते हो। आपके पास मार्कर है, मार्कर से इस पर लिख सकते हो। मतलब भौतिक अधिशोषण का अर्थ होता है पदार्थ की सतह पर किसी भी पदार्थ को क्या किया जा सकता है, चिपकाया जा सकता है। चाहे जो पदार्थ हो आप उसको सतह पर क्या कर सकते हो, अधिशोषित। इसी घटना को कहते हैं अविशिष्ट प्रकृति। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और लिखते हैं, देखो ए पार्ट तो हो गया तुम्हारा, बी पार्ट पर आ जाते हैं। गैस की प्रकृति। अच्छा, गैस की प्रकृति में से थोड़ा सा बात करते हैं। इस बार देखो हम घटना को कैसा पढ़ रहे हैं, हम किसी गैसीय पदार्थ को या तो द्रव की सतह पर चिपकाने वाले हैं और या किसी गैसीय पदार्थ को ठोस की सतह पर चिपकाने वाले हैं। तो देखो इस बात को ध्यान रखना, अभी के लिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं हमारे पास कोई गैस है और हम उस गैस को कहाँ की सतह पर चिपकाने वाले हैं, द्रव की सतह पर। देखो यहां मैं चित्र भी बना देता हूं। ये मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र में इस लेवल तक क्या भरा हुआ है, द्रव, और यहां पर कौन से कण हैं, गैस के। अब मुझे इन गैस के कणों को द्रव की सतह पर क्या करना, अधिशोषित, अर्थात इस द्रव की सतह पर क्या करना है, चिपकाना है। तो मैं चलूंगा पढ़ूंगा कि आखिर कौन सी गैस होनी चाहिए कि वह गैस द्रव की सतह पर ज्यादा से ज्यादा अधिशोषित होगी, या कौन सी ऐसी गैस होनी चाहिए जो द्रव की सतह पर कम से कम अधिशोषित होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर गैस का नेचर कैसा होना चाहिए। देखो कैसे लिखते हैं इसको, यदि किसी गैस का
क्रांतिक ताप अधिक है। देखो इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हो? यदि किसी गैस का क्रांतिक ताप कैसा है? अधिक है। ऊपर का तीर इसका मतलब है अधिक, और नीचे के लिए तीर बना दिया जाए तो उसका मतलब होता है कम। अधिक है तो वह गैस द्रव या ठोस की सतह पर अधिक मात्रा में अधिशोषित होती है। अधिशोषित होते तो ये बात ध्यान रखना, लेकिन भैया ये जरूर याद रखना कि ये जितनी भी घटना पढ़ी जा रही भौतिक अधिशोषण के लिए पढ़ी जा रही। पता लगा कि कल के दिन या आज ही के दिन बाद में हम रासायनिक अधिशोषण पढ़ाने लगे और तुम रासायनिक अधिशोषण में भी यही नंबर लिखने स्टार्ट कर दो। तो ध्यान रखने वाली भौतिक अधिशोषण के लिए बात सही है कि अगर आपके पास कोई ऐसी गैस है जिसका क्रांतिक ताप अधिक है तो बेटा वह गैस ज्यादा से ज्यादा द्रव की सतह पर अधिशोषित हो सकती है या उसका अधिशोषण अधिक होगा। और यदि कोई ऐसी गैस है जिसका क्रांतिक ताप कैसा है? कम। तो जिस गैस का क्रांतिक ताप कम होता है वो द्रव की सतह पर अधिशोषित भी कम मात्रा में ही होती है। मैंने अच्छा अधिक मात्रा वाली केवल लिखा दी है, कम मात्रा वाला तो आप अपने मन से भी समझ सकते हो। अगर मैं ये कह दूं कि जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है उसका अधिशोषण भी अधिक होता है, तो ये तो हर एक बच्चा जानता है कि जिस गैस का क्रांतिक ताप कम होगा उसका अधिशोषण भी क्या होगा? कम। अब कहोगे सर जी ये बात अगर एक बार हमको समझा देते तो हम जान जाते। पहले तो इस बात को समझ लो, अगर किसी गैस का क्रांतिक ताप अधिक है इसका मतलब है वह गैस शीघ्रता से जल्दी से द्रव के रूप में बदली जा सकती है। और जिस गैस का क्रांतिक ताप कम है उस गैस को द्रव के रूप में बदलना उतना ही कठिन है। मैं इस लाइन को दोबारा से रिपीट करता हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर यदि किसी गैस का जो क्रांतिक ताप है अधिक है, जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा उस गैस को द्रव के रूप में बदलना उतना ही आसान है। और जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना कम है उस गैस को द्रव में बदलना उतना ही कठिन है। कहोगे सर जी एक एग्जाम्पल बता देते, तुरंत देखो बिना टाइम बर्बाद किए। हमारे पास दो गैसें हैं, एक गैस ए है और दूसरी गैस कौन सी है? बी। गैस ए का क्रांतिक ताप 10 डिग्री सेल्सियस और गैस बी का क्रांतिक ताप 20 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा यार ये बताओ, इसका क्रांतिक ताप ज्यादा है ना और इस पर क्रांतिक ताप कैसा है? कम। कमरे का ताप है दोनों का से ज्यादा, कितना डिग्री सेल्सियस है? 25 डिग्री। कुछ भी मान लो, इससे अतिरिक्त मानो। अच्छा अब हम कमरे के ताप को क्या करेंगे? कम करेंगे। हमने कमरे के ताप को कम किया और कम करेंगे तो सबसे पहले टेम्परेचर किसको फॉलो करके लेके जाएगा? बी वाले का, 20 डिग्री। अगर 20 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप घटाते हुए किया हमने, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर आप दाब को आरोपित करें तो गैस बी जो है वो द्रव के रूप में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। लेकिन गैस ए द्रव के रूप में नहीं बदलेगी। जानते हो गैस ए को द्रव के रूप में बदलने के लिए टेम्परेचर 20 नहीं, 19 नहीं, 18 नहीं, 17 नहीं, 16 नहीं, 15 नहीं, अगर 14, 13, 12, 11 भी कर देते हो अभी भी गैस ए द्रव के रूप में नहीं बदलेगी। गैस ए तो द्रव के रूप में तब बदलेगी जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कर दोगे और फिर गैस पर दाब लगाओगे। आसानी से कौन सी द्रव के रूप में बदल रही थी? 20 डिग्री सेल्सियस वाली। तो जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है उस गैस को हम आसानी से द्रव के रूप में बदल सकते हैं। कहोगे सर जी इसका इससे क्या संबंध है? अरे भैया पूरा सीधा संबंध है इसका। सोचो हमारे पास ये गैस जो है इसका क्रांतिक ताप बहुत अधिक है। क्रांतिक ताप अधिक है इसका मतलब हम इसे तुरंत द्रव के रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। सोचो अगर ये द्रव के रूप में बदल गई तो क्या ये अब हवा में उड़ती नजर आएगी? गैस कहां आ जाएगी? नीचे द्रव की सतह पर।
अगर आपने इस गैस को द्रव के रूप में बदल दिया तो ये गैस अगर द्रव में बदल गई तो क्या फिर ये गैस उड़ेगी? नहीं उड़ेगी, बल्कि कहां पर पहुंच जाएगी? द्रव की सतह पर, और द्रव की सतह पर पहुंचकर द्रव की सतह पर चिपक जाएगी। हो गया अधिशोषण। सोचो अब दूसरी घटना, अगर इस गैस का क्रांतिक ताप बहुत कम होता तो बहुत कम होने पर क्या होता? क्या ये आसानी से द्रव के रूप में बदल पाती? नहीं। अगर द्रव के रूप में नहीं बदल पाती तो ये गैस का पार्टिकल सतह के कहां ऊपर तिरछे मिर्छे मार्ग में घूमता रहता, लेकिन सतह पर चिपकता नहीं। तो सतह पर चिपकाने के लिए हमने इसको जल्दी से कौन से रूप में बदल लिया? द्रव रूप में। तो इस बात को भैया अच्छे ढंग से याद रखना, लेकिन इस बात को भी तो ध्यान रखोगे, कहेगा कौन सी गैसों पर क्रांतिक ताप अधिक होता है और कौन सी गैसों का क्रांतिक ताप कम होता है, इसका अंदाजा तो मिल जाता। तो देखो लिखो, कहां लिखें? यही लिख दें। पहले उन गैसों को लिख देते हैं जिनका क्रांतिक ताप अधिक होता है। अधिक क्रांतिक ताप, बेटा देखो अधिक क्रांतिक ताप वाली गैसें हैं हाइड्रोजन, अधिक क्रांतिक ताप वाली गैसें हैं हीलियम, अधिक क्रांतिक ताप वाली गैस है नाइट्रोजन, अधिक क्रांतिक ताप वाली गैस है ऑक्सीजन। ये गैसें ऐसी हैं जिनका क्रांतिक ताप अधिक है। और क्यों, सॉरी यार इस जगह बड़ा गलती हो गई है, छोटी गलती तो हुई नहीं। ये वे गैसें हैं जिनका क्रांतिक ताप कैसा है? कम। और क्योंकि क्रांतिक ताप कम है, इनका अधिशोषण होता है बहुत कम मात्रा में। और बेटा अब लिखे देते हैं, देखो कहे तो इस गलती को सुधार लोगे ना, तो इसको सुधार लेना, वो हमसे हम समझ नहीं पाए इस बात को और हमसे गलती से ये बात लिख गई थी, तो उसको सही कर लोगे। अब हम उन गैसों को पढ़ेंगे जिनका क्रांतिक ताप अधिक होता है। अधिक क्रांतिक ताप, देखो अधिक क्रांतिक ताप वाली गैसों में से सबसे पहली गैस है अमोनिया। अगर क्रांतिक ताप ज्यादा है अमोनिया गैस को, इसको तुरंत द्रव के रूप में बदल सकते हैं, और जैसे ही द्रव के रूप में बदलेंगे इसका हो जाएगा अधिशोषण। एक और गैस को याद रखो CO2, इसका भी क्रांतिक ताप अधिक है। एक और गैस को याद रखो SO2, इसका भी क्रांतिक ताप अधिक है। और एक गैस को याद रखो SO3, इस गैस का भी क्रांतिक ताप कैसा है? अधिक है। तो जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक है शीघ्रता से अधिशोषित हो जाती है या ज्यादा मात्रा में अधिशोषण होता है, और जिन गैसों का क्रांतिक ताप कम है उन गैसों का अधिशोषण होता है बहुत कम मात्रा में। तो एक तो ये बात याद रखोगे भैया, अधिशोषण वाली बात। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है सी पार्ट पर आ जाते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी। अच्छा, अधिशोषण की एंथैल्पी को ऐसे भी बोल सकता है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। या एडजॉर्प्शन की एंथैल्पी ऐसा भी बोल सकता है। अच्छा, एडजॉर्प्शन की एंथैल्पी देखो, इसको समझते हैं, पहले लिख लेते हैं और फिर यार इसको हम समझाते हैं। देखो भौतिक अधिशोषण के लिए भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की एंथैल्पी अधिशोषण की एंथैल्पी का मान बहुत कम। और कोई पूछेगा बहुत कम तो होता है, लिख दोगे, लेकिन कितना होता है? तो इसको याद रखो, 20 किलो जूल प्रति मोल से 40 किलो जूल
प्रति मोल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। देखो बेटा ये नंबर लिख गया, लेकिन इस नंबर को समझना ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा वैसे तो मैं अगर बोलूंगा तुमसे रटो तो रट डालोगे, एक ही लाइन तो पढ़ना है कि एंथैल्पी के वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन इस बात को भी समझो एंथैल्पी का वैल्यू क्यों कम होता है। इस बात को हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। चालू करें। जब भी देखो ये हटाते हैं पहला है, अभी भी कोई भी गैस का कण द्रव की सतह पर अधिशोषित नहीं हुआ है। तुमको हमने पहले भी बताया था, जब गैस का कण द्रव की सतह पर आता है तो वह गैस का कण जब भी द्रव की सतह पर चिपकता है वो द्रव के साथ अपना एक क्या बनाता है, बॉन्ड। तुम्हें याद है जब बॉन्ड बनाता है हमने इस बात को कहा था कि गैस का कण जब बॉन्ड को बना रहा होता है वो अपनी ऊर्जा को क्या करता है, त्यागता है। और ये बात भी बताई थी कि वो गैस का अणु अपनी ऊर्जा को जितना ज्यादा त्याग देता है, द्रव के साथ उसका बनने वाला आबंध उतना ही कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, आप गैस के अणु जितना एनर्जी त्यागेगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब चले आते भैया, सबको पता है वांडर वाल्स फोर्स होता है बहुत कमजोर। अगर बहुत कमजोर वांडर वाल्स फोर्स होता है इसका मतलब गैस के अणुओं ने ज्यादा ऊर्जा का त्याग नहीं किया है। अगर किसी गैस के अणु ने ज्यादा ऊर्जा त्याग दी होती तो फिर वांडर वाल्स फोर्स बनता ही नहीं, क्योंकि वांडर वाल्स फोर्स तो होता है कमजोर, फिर बनता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में इसका नाम ही ना आता कभी वांडर वाल्स का। तो अधिशोषण जब भौतिक होता है, गैस का अणु अपनी एनर्जी को त्यागता है। मैं ये नहीं कहता कि गैस का अणु अपनी एनर्जी को नहीं त्यागता, लेकिन इस दौरान गैस का अणु एनर्जी को त्यागता है बहुत कम। और जब गैस का अणु एनर्जी को बहुत कम मात्रा में त्यागता है तो फिर बेटा गैस के अणु और द्रव की सतह के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो बनता है बहुत कमजोर। और जब बॉन्ड बनता है बहुत कमजोर तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, वांडर वाल्स फोर्स। एक और बात कहता है सदी, अगर अपेक्षाकृत एक वैल्यू को जनरल वैल्यू को पहचानने की कोशिश करें तो वांडर वाल्स फोर्स बनाने के लिए गैस का अणु कितनी एनर्जी को त्याग देता होगा, तो मैं कह देता हूं तकरीबन 20 किलो जूल प्रति मोल से लेकर 40 किलो जूल प्रति मोल तक के अणुओं ने इतनी एनर्जी त्यागी होगी, तब जाकर गैस के अणु और द्रव की सतह के मध्य वांडर वाल्स फोर्स बन पाया है। अच्छा एक बात तो मानते हो कि भौतिक शोषण में द्रव के अणु और गैस की सतह के मध्य जो बॉन्ड बना है ये कमजोर है। तो अगर बॉन्ड कमजोर है तो आसानी से इस गैस के अणु को द्रव की सतह से हटाया भी तो जा सकता है। अगर ये ज्यादा बॉन्ड के साथ अच्छे आकर्षण बल के साथ द्रव में चिपका होता तो क्या फिर हम गैस के अणु को द्रव की सतह से निकाल पाते? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि गैस के अणु द्रव की सतह के बीच वांडर वाल्स फोर्स अप्लाई हो रहा है, कमजोर बल है। इस कमजोर बल को आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर इस बल को तोड़ दिया तुमने, सोचो और अपना जवाब दो, अगर इस बल को तुमने या बॉन्ड को तोड़ दिया तुमने और गैस का अणु द्रव की सतह से हट गया, यह अधिशोषण है कि विशोषण है? विशोषण, समझ रहे हो। और एक बात यह भी है, इस बार हमने अधिशोषण की प्रक्रिया को कैसा कर दिया है, उल्टा, विपरीत दिशा में कर दिया है। इसका मतलब विपरीत दिशा में कर दिया, इसका मतलब भौतिक अधिशोषण जो होता है यह उत्क्रमणीय है। सतह पर चिपक भी सकता है अणु और अणु सतह की सतह से क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो एक ये भी बात देखो हमें अच्छी पता चलती है। तो इसको भी देखो लिखते हैं, सी पार्ट यहां जगह है, डी पार्ट पे लिख सकते हैं। हेडिंग डाल देते हैं उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता। देखो क्या लिखते हैं, क्योंकि भौतिक अधिशोषण को विपरीत क्रम
में लाया जा सकता है। विपरीत क्रम का मतलब है द्रव का अणु गैस का अणु द्रव की सतह पर तो चिपक ही सकता है और गैस का अणु द्रव की सतह से हटाया भी जा सकता है। तो इसीलिए मैंने लिखा क्योंकि भौतिक अधिशोषण को विपरीत क्रम में लाया जा सकता है। लाया जा सकता है, अतः यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय प्रक्रम है। और बेटा क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम है, अगर इसकी अभिक्रिया लिखने के लिए आ जाए, देखो अभिक्रिया तो हम तुमको समझा कर लिख के दिखाते हैं, ना समझ में आएगा बताना हमको। चलो जगह नहीं, यही लिखेंगे अभिक्रिया। आपके पास एक पदार्थ था गैस, आपने उसकी अभिक्रिया काहे से करवानी चाहिए? द्रव। गैस के कण को ही तो द्रव की सतह पर चिपकाना चाहते हो, तो गैस के अणु प्लस द्रव। बेटा क्योंकि अभिक्रिया रिवर्सिबल है, आप तीर का निशान दोनों की ओर लगा दोगे और दोनों की ओर लगा दोगे तो अब आगे देखो क्या हुआ, गैस के अणु द्रव की सतह पर क्या हो जाए? चिपक जाएंगे। तो देखो इसको कैसे लिखा जाए? गैस के अणु द्रव की सतह पर क्या हो गए? अधिशोषित हो गए, चिपक गए। तो गैस बटे द्रव, इसका मतलब गैस का अणु द्रव की सतह पर चिपका है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिस बात को पहचान सके कि जब गैस का अणु द्रव की सतह पर चिपका होगा, इसने एनर्जी को त्यागा होगा कि एनर्जी को ग्रहण किया होगा? और त्यागा गया होगा एनर्जी। यार ये तो सब लोग एक साथ बोल बैठे। तो भैया अब हम इस बात का खंडन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वास्तव में ऊर्जा को त्यागता है। इसलिए यहां आप प्लस क्यू लिख सकते हो, या आप क्यू ना लिखना चाहो, क्यू का मतलब है हीट, एनर्जी, ऊष्मा। अगर आप ना लिखना चाहो तो एनर्जी या ऊष्मा लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को। तो अभिक्रिया अगर लिखने का नंबर आएगा तो ऐसा लिखोगे। एक काम करें, इसको जल्दी से नोट करें, अभी भी कुछ ऐसे कैरेक्टर बच जाते हैं जो भौतिक अधिशोषण में हमको अभी पढ़ने चाहिए, तो फिर उनको नोट करेंगे। पहले इसको जल्दी से नोट करो भैया। बेटा अगले लक्षण पर आ जाते हैं, ताप का प्रभाव। या इसको बेटा बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को दो प्रकार से समझा जा सकता है और मैं दोनों ही प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको जो समझ में सरल तरीके से आ जाए उसी तरीके को आपको याद रख लेना है। देखो कैसे कैसे समझा सकते हैं, समझो इसको। फिर से मैं वही चित्र बनाऊंगा कि मेरे पास एक पात्र है और इस पे मैंने यहां तक, इस लेवल तक किसको भर रखा है? द्रव। सोचने वाली बात है। और यहां पर गैस के छोटे छोटे कण क्या हो गए हैं? अधिशोषित। और कुछ गैस के कण बेटा ऊपर भी ये हवा में भी तैर रहे हैं। और आपको इफेक्ट किसका बताना है? ताप का। जल्दी से सोचो इस बात को। गैस के छोटे छोटे कण द्रव की सतह पर चिपक गए हैं। अगर हम इस समय इस पूरे निकाय के ताप को बढ़ा दें, गर्म कर दें, तुमको क्या लगता है? गर्म करने पर जो ये गैस के पार्टिकल आके द्रव की सतह पर चिपके हैं, ये द्रव की सतह पर और चिपकेंगे कि गैस बनके उड़ जाएंगे? अगर गैस बनके उड़ जाएंगे, ये सब लोग एक ही बार में बोल रहे हो, अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी कि अधिशोषण की मात्रा घटेगी? अधिशोषण की मात्रा ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है? घट। पहला तो ये रूल है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो गैस के कण छोटे छोटे द्रव की सतह पर आकर चिपके भी हैं, ये भी गैस के कण ताप बढ़ाने पर द्रव की सतह से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। एक सूत्र होता था फर्स्ट ईयर की क्लास में, अभी भी होता है। क्या सूत्र होता था? E K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर आप किसी निकाय के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उस निकाय के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़, तो गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी,
तो जो गैस का अणु है ये तेजी से गति करते हुए द्रव की सतह को क्या कर देगा, छोड़ देगा, निकल जाएगा द्रव की सतह से बाहर। और द्रव की सतह से बाहर निकलते ही आप कहोगे कि अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई है, घट गई है। पहले ज्यादा पार्टिकल चिपके थे, अब तो कुछ पार्टिकल छोड़कर जा रहे हैं, अधिशोषण लगातार कम हो रहा है। और दूसरा कहोगे सर दूसरा क्या है, तो दूसरा तो ऐसे समझिए, अभी एक अभिक्रिया तुम लोगों ने पढ़ी है कि हमारे पास एक पदार्थ है गैस और हमें इसे किसकी सतह पर, द्रव की सतह पर अधिशोषित करना है, रिवर्सिबल एरो। फिर हमने गैस के अणुओं को द्रव की सतह पर चिपका लिया और साथ में इसने बहुत सारी एनर्जी रिलीज की। कुछ लोग क्यू को लिखने से परेशान हो रहे थे, तो भैया सर जी ने इस बार एनर्जी लिख दिया है। एक नियम है क्लास फर्स्ट ईयर में, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखो, वैसे ज्यादातर होता है कि टीचर इसको पढ़ाते जरूर हैं। ला चार्टिलियर रूल, और हिंदी में ध्यान दें तो ला शातेलिए का नियम। यह नियम कुछ इस प्रकार का होता है कि यदि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा दे रही है, ऊर्जा देती है, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर जो साम्यावस्था होती है वो पश्च दिशा में बढ़ जाती है। अगर इसको ध्यान देंगे तो बेटा ये भी अभिक्रिया तो ऊर्जा दे रही है, अगर ऊर्जा देगी तो अभिक्रिया है ऊष्मा छेपी। और वैसे भी जब अधिशोषण होता था तो अणु एनर्जी को त्यागते थे, और जब एनर्जी को त्यागते थे तो ये प्रक्रम था ऊष्मा छेपी। और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो साम्यावस्था कौन सी दिशा में हो जाएगी, पश्च दिशा में। पश्च दिशा का मतलब है, देखो ध्यान दो, यहां गैस और द्रव के अणु अलग अलग हैं और यहां गैस के अणु द्रव की सतह पर चिपके। तो अगर पश्च दिशा में बढ़ाओगे, पिछली दिशा में बढ़ाओगे, तो गैस और द्रव के अणु एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग। अगर गैस का अणु द्रव की सतह से अलग होगा तो अधिशोषण तो कम ही होगा ना। इन दोनों माध्यमों में आप ऐसे समझ सकते थे, चाहे आप ये वाला माध्यम तैयार रखें और चाहे ये वाला माध्यम तैयार रखें, दोनों ही बेटा सही है। तो मैं क्या सोचता हूं, मुझे एक चीज लिखानी है, मैं गतिज ऊर्जा पर बात करूंगा। ये ज्यादा सरल है, ऐसा नहीं कि वो दूसरा वाला आता नहीं है, आता नहीं तो मैं तुम्हें खुद ना बताता, लेकिन उसको दोनों में से एक कोई लिखना है रीजन, एक रीजन लिख लेते हैं। देखो क्या कहते हैं, ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अच्छा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो जो गैस के पार्टिकल द्रव की सतह पर अधिशोषित भी होते हैं, वो भी गैस के पार्टिकल द्रव की सतह से कहां निकलने लगते हैं, बाहर। वे वृद्धि होती है जिससे गैस के अधिशोषित हुए अणु भी अधिशोषित हुए अणु भी द्रव की सतह को छोड़कर विशोषित हो जाते हैं। विशोषित शब्द याद है ना, द्रव की सतह अधिशोषण का जस्ट विपरीत, द्रव की सतह को छोड़कर अलग हो जाना, विशोषित हो जाते हैं। अतः भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण, और देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
समझ पा रहे हो? भौतिक अधिशोषण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है? घट जाता है, या भौतिक अधिशोषण में आ जाती है कमी। तो इस बात को भी ध्यान रखोगे टेम्परेचर के इफेक्ट को। बेटा अगले इफेक्ट पर आ जाते हैं, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को तो ऐसे समझते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बच्चा बहुत अच्छी तरीके से समझता है, और नहीं समझता है तो फिर इस पर आधारित इतने एग्जाम्पल आ जाते हैं कि अपने आप समझ में आने लगता है। देखो, प्रेशर के इफेक्ट को समझने के लिए हमने सबसे पहले एक बर्तन बनाया, पात्र जिसको कहते हो, उसमें मैंने इस लेवल तक क्या भर रखा है, द्रव। और बेटा है यहां पर है गैस के छोटे छोटे अणु। और बेटा प्रेशर बढ़ाने के लिए मैंने यहां पर लगा रखा है पिस्टन, और पिस्टन नाम भी दे देते हैं, पिस्टन क्या रखा है, पी। अच्छा ध्यान से देखना, अगर हम इस पिस्टन पर दाब को बढ़ाएं और इसको नीचे की ओर धक्का दें। अच्छा बेटा, नीचे की ओर अगर धक्का देंगे तो गैस के अणु भी एक दूसरे से तेजी से टकराएंगे। भाई टकराएंगे क्या, अभी गैस के अणुओं को घूमने की इतनी जगह मिल रही है, अगर हम पिस्टन को धक्का दे के नीचे कर दें, यहां तक कर दें, सोचो इस पिस्टन को यहां ले आए, तो जितने भी गैस के अणु इतनी बड़ी जगह पर थे वो सारे के सारे गैस के अणु छोटी जगह पर आ जाएंगे, और जब छोटी जगह पर आ जाएंगे तो वो गैस के अणु द्रव से तेजी से टकराएंगे। और जब द्रव से तेजी से टकराएंगे तो वो तेजी से टकराने के कारण द्रव की सतह पर कभी कभी क्या हो जाया करेंगे, चिपक भी जाएंगे। और क्योंकि चिपक जाएंगे और भी पिस्टन का प्रेशर लगाओगे तो बेटा पिस्टन और नीचे आ जाएगा और गैस के कणों को द्रव की सतह के और भी पास ले आएगा। और जैसे ही गैस का कण द्रव की सतह के पास आ जाएगा, गैस और द्रव के कण के बीच बनने लगेगा वान डेर वाल्स बंध और अधिशोषण हो जाएगा। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है कि बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। यही रीजन है, तुमको बताएं, जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक नहीं आती है तुम लोगों के यहाँ, तो कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है, गैस के छोटे छोटे कण द्रव पर ही तो अधिशोषित होते हैं। और आप इस बात को ढंग से पहचानोगे कि आप कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतल को तेजी से दबाकर देखना, बहुत हाई प्रेशर होता है वहां। जानते हो ये हाई प्रेशर क्यों रखा गया है? क्योंकि गैस की ज्यादा से ज्यादा मात्रा द्रव में क्या हो सके, अधिशोषित हो सके, घुल सके, इसलिए वहां पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर का प्रेशर भी उतना ही हाई किया गया है कि जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा, गैस का पार्टिकल द्रव की सतह पर उतनी ही तेजी से टकराएगा और द्रव की सतह पर चिपक कर रह जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी की सतह पर अवशोषित करने के लिए आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक के अंदर वस्तु का टेम्परेचर प्रेशर कैसा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, गैस के अणु को जगह कम मिलेगी और गैस का अणु द्रव की सतह पर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, चिपकने लगेगा। तो इस बात को देखो लिखेंगे, दाब को बढ़ाने पर, दाब को बढ़ाने पर गैस व ठोस, गैस व द्रव की बात कर रहे थे, गैस व द्रव के बीच होने वाले भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा फिर से बढ़ जाती है। तो भैया इस बात को ऐसा लिख लो कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, अधिशोषण की मात्रा भी उतना ही कैसा होगा, ज्यादा।
देखो मैं ऐसा भी लिख देता हूं, इस सूत्र को तैयार कर सकते हो। भौतिक अधिशोषण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दाब के। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उतना ही ज्यादा भौतिक अधिशोषण होगा। अच्छा, भौतिक अधिशोषण भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि द्रव के अणु और गैस के अणु के बीच में वान डर वाल्स फोर्स लग जाता है। लेकिन कोई पूछे क्या इस प्रोसेस से आप रासायनिक अधिशोषण को प्रभावित कर सकते हो? रासायनिक अधिशोषण में वान डर वाल्स फोर्स बनता ही नहीं। जो फोर्स बनता है उसका नाम है रासायनिक आबंध, और रासायनिक आबंध दाब पर निर्भर नहीं करते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण का क्रम जो होगा वो अपोजिट चलेगा। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, और लक्षण में से भौतिक अधिशोषण का अंतिम लक्षण। देखो इतने लक्षण हैं, आपको इतने तैयार रखने हैं। आगे प्रोसेस। अच्छा कहोगे सर जी इसको क्यों तैयार रखें? ये दो क्वेश्चन का आंसर है। एक तो भौतिक अधिशोषण के लक्षण का आंसर है, और दूसरा हम लोगों से ये भी पूछता है लास्ट में कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या क्या होते हैं। तो आपको ये लक्षण लिख करके आने पड़ते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो उस कारण से भी हमें ये तैयार रखना ही पड़ेगा। तो लास्ट में लिखते हैं सक्रियण ऊर्जा, या सक्रियण ऊर्जा को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक एक्टिवेशन एनर्जी को देखो, एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है अभिक्रिया को पूरा करने के लिए अभिकारक अणु के पास जितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। अरे यार मैं देखो एक दो चीजें बताता हूं, एक आधी बातें हमारी भी कभी कभी सुन लिया करो। देखो जैसे जब भी कोई व्यक्ति आर्मी की भर्ती देखने जाता है उसके लिए भी एक सक्रियण ऊर्जा बैरियर लगा रहता है। कैसा बैरियर लगा रहता है? उसमें से कुछ निर्धारित लंबाई कूदनी होती है। कहता है कि आपको लंबी कूद इतनी दूर कूदना है। जैसे मुझे मालूम नहीं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 7 फुट कूदना है आपको लंबा, या 9 फुट आपको लंबाई कूदनी है। तो जानते हो वही बच्चे केवल पास माने जाते हैं जो बच्चे या तो 9 फुट की लंबाई को पार कर जाएं, या 9 फुट लंबाई पर कूदें, और या 9 फुट की लंबाई से कैसी दूरी पर जाएं? ज्यादा। तो उस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा कितनी थी? 9 फुट की। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति 9 फुट से कम लंबाई की कूदता? क्या वो पास हो सकता था? उसका कोई भी पास होता ही नहीं वो किसी हालत में। ऐसे ही प्रत्येक अभिक्रिया, चाहे वो एडजॉर्प्शन भले हो, भौतिक अधिशोषण को भी पूरा करने के लिए गैस के अणुओं के पास एक निश्चित ऊर्जा होनी ही चाहिए थी। अगर गैस के अणुओं की ऊर्जा उस निश्चित ऊर्जा से कम होती तो गैस का अणु द्रव की सतह पर अधिशोषित न होता। गैस का अणु द्रव की सतह पर कब अधिशोषित होता? जब गैस के अणुओं की ऊर्जा उस निश्चित ऊर्जा से के बराबर होगा, या उस निश्चित ऊर्जा से कैसी हो? ज्यादा। तभी गैस का अणु द्रव की सतह पर क्या हो सकता है? अधिशोषित। तो बात आती है क्या गैस ही के अणुओं का अगर द्रव की सतह पर भौतिक अधिशोषण होना हो तो क्या एनर्जी बहुत अधिक चाहिए? भैया ना। भौतिक अधिशोषण के लिए आपको बॉन्ड बनाना होता है कमजोर। अब कमजोर बॉन्ड बनाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, कम एनर्जी में आपका काम चल जाएगा। तो इस बात को वहां लिख दें। भौतिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत कम होता है। अब पूछेगा सर जी इस जगह अपेक्षाकृत क्यों लिख दिया? तो बेटा अगर हम रासायनिक अधिशोषण से तुलना करें तो भौतिक अधिशोषण के लिए जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है।
अपेक्षाकृत। कोई पूछ लेता है आखिर ऐसा क्यों होता है, तो बताओगे क्योंकि भौतिक अवशोषण में तो वान डर वाल्स फोर्स बनाने होते हैं जो पहले से कमजोर हैं, और कमजोर बॉन्ड को बनाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। भाई बॉन्ड ही आपको कमजोर बनाना है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए ही नहीं, और जब ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए तो सक्रियण ऊर्जा का मान कैसा है, कम। लेकिन केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए फिर एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है ये कैसा होता है, ज्यादा मात्रा में, और उस समय सक्रियण ऊर्जा का भी मान अधिक रहता है। लेकिन भैया सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक रहता है केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, और हमारा आर्टिकल कौन सा चल रहा है, फिजिकल। तो बेटा आज फिजिकल तक ही सीमित रखेंगे, फिर जो केमिकल एडजॉर्प्शन है इसको पढ़ेंगे अगली क्लास पे।